हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 20 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि 256 बी और 324 सतत अनुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में आप जानते होंगे, हम आपको पहले कई बार बताए भी हैं। समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास तीन नंबर है ए, बी, सी, और आपसे कहा गया है कि ये तीनों सतत अनुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात बी और सी का भी होगा। और इसी तरह से आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ए अनुपात बी को आप क्या लिखेंगे, ए बट्टा बी, और बी अनुपात सी को क्या लिखेंगे, बी बट्टा सी। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पर समझ करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, 256 बट्टा बी बराबर फिर से b बट्टा 324। यहाँ से b का वैल्यू निकालना तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, b गुना b और इसको इससे, तो बी स्क्वायर बनेगा। आखिरकार आपको वर्गमूल लेना ही पड़ेगा, तो b बराबर आप डायरेक्ट दोनों का वर्गमूल ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देखने से वर्ग संख्या है। जैसे 324 18 का स्क्वायर है तो 18 आ जाएगा यहाँ से, और 256 16 का स्क्वायर है तो यहाँ से 16 आएगा। तो ये कितना हो गया, 18 अट्ठे 144 का 2 गुना 288। तो b का वैल्यू 288 होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आती है। आय पर होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है। ठीक है, सक्सेसिव है, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर आपको समझना है तो देखिए, मूल्य 20% बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी प्राइस अगर पहले 5 यूनिट था तो अब एक बढ़ गया, कितना हो गया, 5 एक 6 यूनिट। ठीक है, सेल्स में कह रहा है कि 20% कमी हुआ, इसका फ्रैक्शन भी 1/5 होता है, तो 5 पर 1 का कमी होगा, यानी पहले 5 यूनिट सेल हो रहा था तो अब एक कम यानी 4 यूनिट सेल होगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो इधर आ गया आपका 25, इधर आ जाएगा कितना, 24, यानी 25 से 24 हो गया, तो एक का कमी हो गया किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 1/25 कितना होता है, 4%। तो 4% का यहाँ पर कमी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ए और बी की वार्षिक आय समान है। ए अपनी आय के 1/5 हिस्से की बचत करता है, लेकिन बी वार्षिक रूप से ए से 80,000 अधिक व्यय करता है और 4 वर्ष के अंत में उस पर 2,20,000 का ऋण हो जाता है। ए और बी में से प्रत्येक की वार्षिक आय क्या है। ठीक है, लिखते हैं, दो लोग हैं ए और बी। ये कह रहा है ए अपनी आय के 1/5 हिस्से की बचत करता है। 1/5 फ्रैक्शन इसके नीचे क्या है, 5 है, तो हम लोग मान लेंगे ए की जो टोटल आय है वो क्या है, 5x है। ठीक है, 5x अगर इसका आय है तो इसका बचत कितना होगा, ये 5x का 1/5 हिस्सा बचत करेगा तो x आएगा। 5x में x बचत किया तो खर्च कितना हो गया इसका, 4x। ठीक है, ये जो 4x है बीच वाला ये इसका खर्च है। अब आते हैं बी पर। ये कह रहा है दोनों का आय क्या है, समान है, तो बी का आय भी इतना होगा 5x के बराबर जितना ए का है। अब इसके आगे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि इसका जो व्यय हो रहा है वो 4 वर्ष का निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष का ऋण दिया है, या फिर इसको 4 से डिवाइड करके प्रत्येक वर्ष का ऋण निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष का निकालेंगे ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक वर्ष का इसका ऋण आ जाएगा 55,000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी जो है ए से 80,000 अधिक व्यय करता है। ए का खर्च है 4x, तो बी का अगर हम लोग खर्च निकालें तो कितना आएगा, 4x से 80,000 अधिक, यानी 4x प्लस 80,000। ठीक है, अगर बी प्रत्येक वर्ष 55,000 के ऋण में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी का जितना इनकम है उससे ज़्यादा उसका खर्च है, और बी का खर्च है कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनकम कितना है बी का, 5x। तो इनकम कम हुआ, खर्च ज़्यादा हुआ, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस इसका ऋण होगा जो कि है 55,000 एक साल का। तो इसको 55,000 के बराबर करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 4x में 5x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा,
तो लिख सकते हैं आप माइनस का x, या फिर उसको उस तरफ भी भेज सकते हैं। और ये 80,000 को उधर भेज दीजिए, तो 55,000 में 80,000 घटेगा तो माइनस में आएगा 25,000। तो माइनस तो दोनों तरफ कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू आ गया 25,000। अगर x का वैल्यू 25,000 आया तो प्रत्येक का i निकालना है, किसी एक का निकाल लीजिए क्योंकि दोनों का बराबर है। तो x का अगर 25,000 है तो 5x का कितना होगा, 25 का 5 गुना 125,000, यानी 1,25,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, यदि ये है तो a का मान क्या होगा। अब जानते हैं कि इस तरह से जब समानुपात में रहता है तो बीच वाले का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच में है एक्स वाई गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और बाहर जब गुना करेंगे तो a गुना कितना आएगा, एक्स क्यूब वाई। ठीक है, अब कटा दीजिए। देखिए y से एक y यहाँ पर काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर काट दीजिए, x बचेगा तो a का वैल्यू क्या आएगा, x इस तरफ आएगा तो y बट्टा एक्स हो जाएगा। यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। आगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल में से आप √3 अलग करिए और जो नंबर बचा उसका वर्गमूल लीजिए, तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा और इसका 2 गुना कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका भुजा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 इसका भुजा है, अगर क्षेत्रफल निकालना तो इसका हाफ करते हैं, 5 उसका स्क्वायर 25 और √3 इसमें लगा देते हैं, यही एरिया होता है। तो इसका उल्टा आपको सोचना है जब आपको भुजा निकालना हो। और ऐसे अगर नहीं कर पाते तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का होता है। इसको 25 √3 के बराबर करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आगे, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा a। तो c क्या है, अचर पद यहाँ पर है बीच में। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो 3√3 ऊपर आएगा, नीचे a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 6√3, तो 6√3 नीचे आएगा। तो √3 तो कटेगा ही, 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 1/2 इसका वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, दो संख्याओं का HCF 6 और गुणनफल 2520 है, उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2520 और HCF भी है, तो HCF से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। आप जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कि एलसीएम और HCF का गुणनफल। तो वहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए HCF से गुणनफल को डिवाइड करना होगा। कैसे कटाएंगे, 4 बार में 24, 6 दूना 12, 420 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, यदि ये है तो n का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, आधार बराबर नहीं है, बराबर करना होगा। तो ये 2 है, इसको 2 बना लीजिए। इसको अगर 2 बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 4 हुआ, और पावर पहले से 2n+1, तो 2 जो पावर इसका हुआ वो इसमें गुना हो जाएगा, कुल मिला के 4n प्लस का 2 हो जाएगा। और राइट साइड 2 की पावर क्या है, 3n प्लस का 9। अब देखिए आधार बराबर है तो पावर को बराबर कर देंगे, तो 4n और प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 3n प्लस का 9। इसको इस तरफ ले आएंगे, n बचेगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 9 में घट जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है। आगे, 72 सेंटीमीटर परिधि वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, πr प्लस का 2r, और ये दे कितना रखा है 72। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिए आप, r कॉमन है दोनों में। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, प्लस का 2 बराबर 72। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा, 72 है ही, ये 7 गुना होगा और नीचे कितना बनेगा, 7 दूना 14 प्लस 22, ये हो जाएगा 36। ये कटेगा 2 बार में, 7 दूना 14, r का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एरिया निकालना है। तो आप जानते होंगे कि 7 अगर रेडियस रहता तो एरिया 154 होता है। ठीक है, अगर इसका 2 गुना हो गया रेडियस तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, यानी कि 154 गुना 4। लेकिन ये अर्धवृत्त है तो इसका आधा इसका एरिया होगा। 2 से कटा देंगे 2 बार में, 154 दूना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 369 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। 369 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या अगर आप खोजने लगेंगे तो 400 मिलेगा, जो कि है 20 का स्क्वायर। तो देख लीजिए 369 से 400 कितना अधिक है, आप कहेंगे 31। तो यही चीज़ जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे,
एक कक्षा के 10 छात्रों के वजन इस तरह से है, बहुलकीय वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब डेटा रहता है तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 36 अगर देखें तो 36 एक बार आया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक बार आया। ये 35.5, इसमें 35.5 है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। 44, 44 देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, 3 बार है 44। ठीक है, 35, 35 एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो 2 बार 35 हुआ। तो सबसे अधिक रिपीट किसका हो रहा है, 44 का, तो यही इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, इसमें निम्न तालिका का अध्ययन करना है और सवाल ये है, दिसंबर और जनवरी के महीनों के बीच पर्यटन स्थल ए पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो देखिए दिसंबर और जनवरी का आपको देखना है। दिसंबर यहाँ पर दिया गया है और जनवरी यहाँ पर है, और पर्यटन स्थल ए यहाँ पर है पहला में, तो इसमें 160 है, इसमें 80 है, दोनों का डिफरेंस 80 आया, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल रहता है। सबसे पहले दशमलव और बार को छोड़ के नंबर लिखना होगा। नंबर बन जाएगा 12347, यानी 12,347। अब इसमें माइनस करना है वो जिसका रेकरिंग नहीं हो, जैसे यहाँ पर 7 के अलावा जो भी नंबर है 1 2 3 4, इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, और नीचे पॉइंट के बाद आपको देखना है जितने अंकों का रेकरिंग है उतना 9, तो एक अंक का रेकरिंग हो रहा है तो एक बार 9 डालेंगे, और जितने अंकों का रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ 4 है, तो एक बार 0 यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, 99 90 9, यहाँ पर 90। अगर इसको घटाएं तो 7 में 4 घटा तो इकाई अंक 3 बनेगा। 3 अगर बना इसका मतलब यहाँ से 0 हटने वाला नहीं, 90 आएगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर, और ऊपर में 3 केवल यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि समीकरण ये है, इसके मूल ए बी हैं, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूला पे खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर इसका एक्स का वैल्यू निकालना भी आसान है। इसको 2 भाग में तोड़ देंगे ताकि गुना करने के बाद प्लस का 6 और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 5 आए, तो आप कहेंगे -3 और -2 होगा। लेकिन ये आंसर नहीं होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस में 3 और प्लस में 2 आएगा। यही दोनों वैल्यू यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर लीजिए। ए का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, बी का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 दूना 6, 9 4 13 में 6 घटा 7, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। यानी अगर आप इस दुकानदार से 1 किलो सामान यानी 1000 ग्राम सामान खरीदेंगे, तो ये आपको कह के देगा कि 1000 ग्राम है, लेकिन वो एक्चुअल में देगा कितना, 950 ग्राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा दुकानदार को 50 ग्राम का फायदा है। तो कटा किसको छोटा कर लीजिए, 0 तो कटेगा ही, 5 से 20 बार में और ये 5 से 19 बार में, यानी 19 का सामान 20 में बिक रहा है, एक का प्रॉफिट है 19 के ऊपर। परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए, तो 19 बचे 95 जाएगा, 5/19, यानी 5 सही 5/19% इसको प्रॉफिट है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, अरबाज और अमन एक इमारत को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि अरबाज काम शुरू करता है और वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो इमारत की पेंटिंग कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। अरबाज है लिखते हैं AR और अमन को लिख देते हैं AM। अरबाज करते हैं 16 दिन में और अमन करते हैं 12 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 16 तिया 12 चौके 48। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अरबाज काम शुरू करता और वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी अगर अरबाज काम शुरू करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। फिर उसके बाद किसका बारी होगा, अमन का, क्योंकि ये वैकल्पिक काम कर रहे हैं। पहला दिन अरबाज करेगा, दूसरा दिन केवल अमन करेगा, फिर अगला दिन केवल अरबाज। तो पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर से अरबाज 3 यूनिट, फिर से अमन 4 यूनिट, इसी तरह से काम चलते रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला और दूसरा 2 दिन में 4 3 7 यूनिट काम हुआ, 7 यूनिट काम हुआ, 2 दिन का टाइम यहाँ पर लग गया। हमें करना कितना है, 48। तो 7 को ले जाएंगे 48 के नज़दीक, तो 7 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, 7 छके 42। ठीक है, तो 6 गुना कर दीजिए आप इसको, तो 42 यूनिट काम होगा, और टाइम का भी 6 गुना करेंगे तो 12 दिन यहाँ पर टाइम हो जाएगा। अब किसका बारी होगा, अब होगा अरबाज का बारी, क्योंकि अरबाज ही शुरू किया था। अरबाज जब
आएगा तो वो 3 यूनिट काम करेगा और टाइम कितना लेगा, 1 दिन का। ठीक है, काम हो गया 42 3 45, लेकिन करना 48, अभी भी 3 यूनिट काम शेष है। अब किसका बारी होगा, अमन का। अरबाज के बाद अमन आएगा। अमन करता है 1 दिन में 4 यूनिट, तो 3 यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3/4 दिन। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, 42 3 45 3 48, और ये हो गया आपका टोटल टाइम 12 1 13 सही 3/4। तो 13 सही 3/4 ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आंकड़ा समुच्चय ये है, इसमें प्रदत्त मानों के माध्य से समान आंकड़ा समुच्चय के मानों के विचलन का योग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका माध्य निकाल लीजिए। माध्य अगर इसका हम लोग निकाल लें तो कितना आएगा, सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11 7 18 9 27 33 50 63। ठीक है, 63 आया। कितने हैं, 3 3 6 1 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9। माध्य आ गया 9। अब हमें इनका विचलन का योग निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक डेटा में से माध्य को माइनस करके लिखना होगा। अगर हम लोग 5 में 9 घटा दें तो माइनस का 4 आएगा। उसके बाद 6 में 9 घटा दें तो माइनस का 3 आएगा। और 7 में 9 घटा दें तो माइनस का 2। 9 में 9 घटा दें तो 0। 10 में 9 घटा दें 1। 12 में 9 घटा दें 3। 14 में 9 घटा दें 5। इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये माइनस लगा है तो ये सब माइनस में ही हो जाएगा, तो रहने दीजिए, इसको आप प्लस लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 3 काट दीजिए, -3 +3 कट जाएगा। इधर 4 2 6 माइनस, इधर 5 1 6 प्लस, तो कुल मिला के 0 आएगा इसका योगफल। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, दो सहअवाच्य संख्याओं का योग 122 है और उसका गुणनफल 3717 है, वे संख्याएं कौन सी है। ठीक है, तो इस सवाल में आपको ऑब्जर्व क्या करना है, गुणनफल को। गुणनफल जो है ये अगर देखें तो लास्ट में क्या विषम है, यानी ये 2 4 से कटने वाली नहीं है। 3 से चेक करिए, 3 7 10 1 11 7 18, अंकों का योगफल 18 आया, इसका मतलब ये संख्या 9 का मल्टीपल है। ठीक है, और 3 का भी मल्टीपल है। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, कैसा, पहला ऑप्शन देखिए 59, ये तो अभाज्य संख्या है। 63 ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों अभाज्य, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 89 33, 33 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये संख्या 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसमें एक 3 कहाँ से आया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 69 देखिए 3 का मल्टीपल है, ये 53 अभाज्य संख्या, इसमें 9 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 का मल्टीपल 63 है केवल, और आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो 59 गुना 63 करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे, यदि x और y का वैल्यू दे रखा है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल आपके पेपर के लिए एक दुश्मन की तरह काम करते हैं, इसलिए इस तरह के सवाल को लास्ट के लिए छोड़, टाइम मिले तो करिए, नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू दिया है और इसको सॉल्व करना है। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये चीज़ स्वतंत्र है, इसका वैल्यू हम लोग अलग से निकाल सकते हैं। वाई का मान 2 रखें तो 4 दूना 8/5 हुआ। उसके बाद गुना y माइनस एक्स, वाई 2 है, x जो है -1/2 है, और माइनस पहले से भी यहाँ दे रखा था। कुल मिला के इन दोनों को जोड़ देना है, तो 2 + ½ 2.5 होगा, जिसको आप 5/2 बोल सकते हैं। 5 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, कुल मिला के इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके 4। उसके बाद -35 है और ब्रैकेट शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम जो है तो सबसे अंदर जाएंगे, ये छोटी वाली कोष्टक सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 5/7 माइनस में, उसके बाद 7x, x का वैल्यू -1/2 है, इसमें रखेंगे तो ये माइनस का 7/2 बने, माइनस 4y, y का वैल्यू 2 है तो 4 दूना 8 बनेगा। यहाँ देखिए 7 कटने वाला है तो हम लोग इसको गुना करके कटा लेंगे, 7 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 5/2। और आगे इसको जब गुना करें 8 से तो 8 पंजे 40/7 होगा, माइनस माइनस प्लस में। ठीक है, अब यहाँ से एक वैल्यू आप और लीजिए। इसके बाद क्या था, 3x, x का वैल्यू -1/2, इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3/2। अभी देखिए दोनों का हर बराबर है 2 2, ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 5 में 3 घटा गए 2, नीचे भी 2 2 2 कट के एक वैल्यू आ गया इसका, यानी ये वैल्यू 1 बन गया, इधर 40/7। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे और उसके बाद ये बाहर जो था 1/10 ये ले लेंगे, तो 1/10 लेंगे, 1/10, उसके बाद इसको जोड़ के गुना कर दीजिए। 7 1 7 + 40 47/7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इधर बढ़िए, ये वैल्यू तो निकल गया। अगर यहाँ पर देखें तो ये चीज़ है, ये क्या है,
3x माइनस 4y। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो x का वैल्यू तो -1/2 है, तो ये हो जाएगा -3/2 और माइनस 4y, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में, और नीचे 5 है। ये बन गया कितना, 2 × 8 = 16, 3 × 19, माइनस का 19/2, और ये 5 गुना हो जाएगा 2 में, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और ये वैल्यू, ये माइनस के बाद का वैल्यू ये है, यहाँ पर रख दीजिए। माइनस कितना आ जाएगा, 47/70, 47/70। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए। ये सवाल इस तरह का ही है, आपको ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा तोड़ तोड़ के। तो यहाँ पर अगर हम लोग 7 से गुना कर दे तो 70 बन गया, 19 × 7 = 133, 133 और 47 उसमें जोड़ेंगे तो 180 हुआ माइनस में, और नीचे बन गया 70। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी माइनस का 35 इसमें क्या है, गुना में है। ठीक है, और ये 4 आगे था माइनस में। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, एक बार आपको माइनस लेना है यहाँ पर, एक बार। ठीक है, तो ये 35 से 2 बार में कट गया, 2 से ये कट गया 90 बार में, तो -90 आया। और यहाँ पर भी माइनस है, तो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस का 90, 4 यहाँ पर, 94 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, आगे इसको जो है निकटतम लगभग मान से सॉल्व करना, तो कर लेते हैं। देखिए ये रूट पूरा पर है, 785 के आसपास वर्ग संख्या कौन सी है, 784। ठीक है, 28 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल 28 आएगा। ये 4 से कटा दीजिए इसको 18 बार में, हाँ 3, 18 या 54 हो जाएगा प्लस में, और माइनस 120 से है के अंदर, तो 120 के आसपास 121 वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल 11 आएगा। और इन सबको गुना करना है 2 से, तो कितना होगा, 28 या 84 में 2 कम 82 माइनस 11 करेंगे तो 71 गुना 2, ये आएगा 142। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। आगे इसका मान क्या है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ए और बी का, कोई भी वैल्यू जो आपको आसान लगे, बस इतना ध्यान रखना है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए को 0 डिग्री पुट कर लेंगे और बी को 90 डिग्री पुट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को 0 या फिर दोनों को 90 नहीं कर सकते। तो देखिए ए को अगर 0 करें तो साइन 0 0 हो गया, और साइन 90 1 हो गया, माइनस का 1 यहाँ से हो गया, और नीचे कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 0 होता है, तो नीचे 1 बन गया, यानी कुल मिला के ये वैल्यू माइनस का 1 बन गया। यहाँ पर साइन 0 0 और साइन 90 1, तो ये हो गया 1, और ऊपर कितना बनेगा, कॉस 0 1 और कॉस 90 0, ऊपर बन गया 1, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी कुल मिला के प्लस का 1 बन गया, तो -1 + 1 0 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं, सभी पर आंसर 0 ही आएगा। आगे एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य की इतना % हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम माल देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। ठीक है, ये क्या, 6 सही 1/4% क्या होता है, 1/16, यानी अगर ये हानि पर बेच रहा है तो 16 पर 1 का नुकसान इसको हो रहा है, तो 16 का सामान ये 15 में बेचने का दावा करता है, लेकिन ये 16 ग्राम के बदले 14 ग्राम ही देता है। अगर आपसे 16 ग्राम खरीदें तो ये आपको कितना देगा, 14 ग्राम ही देगा, तो यहाँ पर इसको 2 ग्राम का प्रॉफिट है। तो क्या रेशियो बना, ऊपर नीचे 16 कट जाएगा तो 14:15 आया, ये 14 का सामान 15 में बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है 14 के ऊपर, 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है 7 सही 1/7% का लाभ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे इसमें ग्राफ का अध्ययन करना, और सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 1996 से 98 तक किस कंपनी की कुल बिक्री सबसे अधिक है, और वर्ष 1997 में कंपनी जेड की बिक्री कंपनी वाई की बिक्री से कितने % अधिक है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो 96 से 98, 96 यहाँ है 98 यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है कि किसका बिक्री मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये ब्लू एक्स का है, एक्स का अगर हम लोग जोड़ें तो कितना होगा, ये 40 है, ये 55 है, और ये 45 है, तो ये 100 हो गया, इधर 40, 140 एक्स का आया। वाई का कितना आएगा, 60, 50 और इधर 55, तो ये हो गया आपका 110 और 55, 165 वाई का। जेड का अगर देखें तो ये कितना है, 50 है,
और ये दोनों 60-60 है, तो 120 50 170 आ गया जेड का। तो यहाँ पर मैक्सिमम जेड नज़र आ रहा है। जेड वाला दो ऑप्शन है, 1 और 3, ये दोनों हटा दीजिए। अब इसमें दूसरा सवाल था कि 1997 में जेड की बिक्री वाई से कितना अधिक है। 97 कहाँ पर है, यहाँ पर। जेड का कितना है, जेड का ये ग्रीन वाला ये है 60, और वाई का कितना है रेड वाला 50। तो 50 से 60 कितना अधिक है, 10 किसके ऊपर, 50 के ऊपर। यह आ गया 1/5 यानी 20%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे इसका मान याद करना। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 9×6 = 54, 55/6 यहाँ से आ गया, गुना 3×4 = 12, 2 14/3 यहाँ से आ गया, प्लस ये 2×5 = 10, 1 11/2, भाग है गुना कर देंगे, इसको पलट देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 दूना 6 तो 8 आएगा। ये कटने वाला 2 तिया 2 सत्ते, 55 × 7 करना, रहने दीजिए, 55 × 7 और नीचे 3 तिया 9 आ गया, प्लस ये 33/16 हो गया। एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आएगा 16 × 144, 9 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 गुना इतना करना है। ठीक है, तो 16×5 = 80 आएगा, और 16×5 = 80, 8 88, 880 × 7 करना है। 0 आएगा, 8 7 56, अच्छा 5 7 8 56, 5 61, प्लस 16 से डिवाइड करेंगे 9 × 33, तो 9 तिया 27, 27 2 29, 297 जोड़ेंगे तो ये आएगा 7, यहाँ पर 5, ठीक है, और क्या कितना 1, तो 2 1 3 1 4, यहाँ पर 6, 64 57/144। कहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे, प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप समझिए बस। देखिए, अगर 3 घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया तो एक घन ऐसा दिखेगा, और इसी तरह का 3 घन इन्होंने जोड़ा तो आपको सामने वाला फलक ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसको अगर 3D बनाना चाहें तो इस तरह से आप आगे खींच सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको टोटल फेस इमेजिन करना है कि कितने होंगे। अगर सामने देखें तो 1 2 3, 3 फलक हो गए, और 3 ऊपर भी होंगे, 3 नीचे भी, 3 पीछे भी, तो 3 चौके 12 इधर हो गया, एक इधर है, एक इधर है, तो 12 2 14 फलक। और प्रत्येक फलक की भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर। अगर एक फलक का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें, और फलक कैसा होता है, वर्गाकार, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह का 14 फलक है तो 14 से गुना कर दिए, यही इसका घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो कितना होगा, 14×5 = 70, 14 दूना 28 7 35, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, जैसे घन को जोड़ के घनाभ बनाए तो इसका लंबाई बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 बार आया, एक यहाँ एक यहाँ एक, तो 15 इसका लंबाई होगा, चौड़ाई वही रहेगा 5 और ऊंचाई भी वही रहेगा 5। तो एल बी एच आपको पता चल गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकालिए। आगे, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के आधार और क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 28 और 30 सेंटीमीटर है, और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए, दोनों का आधार अगर बराबर है और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है, तो त्रिभुज का आधार भी 28 होगा। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए ट्रायंगल का इस तरह से, तो ये आधार हो जाएगा 28, इसका ऊंचाई क्या है हमें मालूम नहीं। ठीक है, और दो भुजा क्या है, 26 और 30, तो ये मान लीजिए 26 है और ये 30 है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि हीरोन के फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते, फिर ऊंचाई निकाल, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 28 है यहाँ, 26 है यहाँ, 30 है। अगर हम लोग ट्रिपलेट सोचें, 26 में क्या है, 13 है, तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 13 का 2 गुना है, इसको 2 से गुना करिए, तो ये 26 आएगा, ये 24 आएगा, और ये 10 आएगा। अगर 26 यहाँ है तो 24 और 10 ये दोनों में से एक का स्थान यहाँ होगा, एक का स्थान यहाँ होगा, क्योंकि ये जो है समकोण त्रिभुज है। अगर ये इसकी ऊंचाई है तो एक समकोण त्रिभुज इधर हो गया, एक इधर हो गया, और ट्रिपलेट आपको इस तरह से सेट करना है कि दोनों त्रिभुज में फिट आ जाए। तो देखिए, अगर 26 ये है और नीचे हम लोग अगर ये ले लें 24, तो इधर छोटा बन जाएगा, 4 बचेगा, टोटल तो 28 ही है, 24 अगर इधर ले लेंगे तो 4 ही इधर बचेगा, यहाँ 30 है तो ट्रिपलेट सेट नहीं होगा। तो हम लोग ये 10 ले लेंगे नीचे, अगर 10 नीचे ले लें
और 24 यहाँ ले लें, तो देखिए 5 12 13 ट्रिपलेट फिट हो रहा है। अगर 10 यहाँ आ गया 28 में से, तो बचा कितना? बचा घटाने के बाद 18, जो कि होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है। आप यहाँ पर ट्रिपलेट देख पा रहे हैं, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 6 पंचे 6 चौके, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट पर इसको 6 से गुना करके लिखा गया है। तो ये फिट हो गया, आपका ऊंचाई ये हो गया और आधार आपका 28 हो गया। तो एरिया क्या बनेगा? 1/2 गुना आधार 28 गुना ऊंचाई जो कि है 24, बराबर कर दीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार इसका 28 है, ऊंचाई हमें निकालना है, एच लिख देते हैं। कटा देंगे, 28 कट जाएगा 2 से 12 बार में, तो एच का वैल्यू कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या? ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या, ये एक सीरीज में होगा, दो दो के डिफरेंस होंगे। अगर योगफल को 3 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आएगा, और हम लोग क्या जानते हैं? सीरीज में एवरेज बीच में होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 103 आएगा, ये बीच में होगा। इसके आगे एक नंबर तो 105, इसके पीछे एक नंबर 101। ठीक है, तो ये तीनों विषम संख्या, इसमें सबसे बड़ी आपसे पूछा जा रहा है 105, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।